हेलो एवरीवन। सो गाइज इंग्लिश ग्रामर में आपको पढ़ा रहा हूँ। यह है इंग्लिश फॉर जनरल कॉम्पिटिशन्स फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट, रिटन बाय नीतू सिंह। चलिए गाइज, हम वर्ब चैप्टर को कंप्लीट कर रहे थे और ये रहा आपका वर्ब। देख रहे हैं, बेसिक वर्ब है, काफ़ी हद तक हो ही गया है। हम पहुँच गए थे यहाँ पे, आई थिंक। हाँ जी, हमें ये प्राइमरी वाला करना है, देख लेते हैं एक बार। मॉडल्स हमारा हो गया है, हमें करना है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो मैं आपको पढ़ाता हूँ, ज़रूरत होगी तो मैं लिख करके भी आपको समझाऊंगा। शुरू करेंगे इस, चलिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाँ, प्राइमरी की हम बात करते हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स 3 आइटम है गाइस। एक तो डू है आपका, एक हैव है और एक ही बी है। तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो इन तीनों फोल्डर्स के अंदर समाये हुए हैं। डू के अंदर कुछ आइटम्स होंगे, हैव के अंदर भी कुछ आइटम्स होंगे, ये जो बी है इसके अंदर भी कुछ आइटम्स होंगे। तो ये सारे के सारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब्स का काम करेंगे। और जितने भी मॉडल्स हैं वो भी हेल्पिंग वर्ब्स का काम करते हैं। नीड को छोड़ दो, डेयर को छोड़ दो, यूज्ड टू को छोड़ दो, क्योंकि वो सब डबल डबल काम करते हैं। तो लिखा है कि ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं और इन वर्ब्स का प्रयोग मेन वर्ब एवं हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में किए जा सकते हैं। मतलब ये जो आप 3 आइटम देख रहे हैं ना, डू के अंदर क्या क्या आएगा, यहाँ पर सारा लिखा हुआ है। डू, डज, डिड आएगा। हैव के अंदर हैव, हैज, हैड आएगा। बी के अंदर इज, आर, एम, वाज, वर आएगा। तो ये जो है ये हेल्पिंग वर्ब्स भी हैं और ये कहीं कहीं पर मेन वर्ब का भी काम करेंगे। ये यहाँ पर दिखाया है। एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा है कि डू का अगर हम डू की बात करें तो डू होगा, डज होगा, डिड होगा, डन होगा, इसके फॉर्म्स है। अगर लिखा है कि आई डू माई वर्क, तो यहाँ पर डू मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो साफ लिखा हुआ है कि जो डू हो, हैव हो या बी हो, ये सब मेन वर्ब का भी काम करेंगे और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करेंगे। तो यहाँ पर ये जो डू है वो मेन वर्ब है। यहाँ पर है कि आई डिड नॉट नो हिम। अब यहाँ पर नो हमारा मेन वर्ब है, लेकिन ये जो डिड है ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं हैव के अंदर, डू के अंदर आपने देख लिया, डू होता है, डज होता है, डिड होता है और V3 में डन होता है। हैव के अंदर क्या क्या है, हैव है, सॉरी हैज, हैव, हैड और हैड। और हैव का प्रयोग पोजीशन दर्शाने के लिए किया जाता है। आई हैव अ कार, जब आप पोजीशन करेंगे तो ये हैव आपका मेन वर्ब माना जाएगा। जब भी आप पोजीशन की बात करेंगे कि आई हैव अ कार, तो मेन वर्ब होगा। और मैं इसको समझा ही देता हूँ, रुक जाइए, थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ। और हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में परफेक्ट एवं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। यानी कि अगर आप कहते हैं कि आई हैव नॉट सीन हिम, यहाँ पर आपका हैव मेन वर्ब नहीं है, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन आप कहते हैं कि आई हैव अ कार, यहाँ पर ये हैव मेन वर्ब है। तो इससे पता चलता है कि ये डू हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है। हैव, हैज, हैड ये आपका हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। इसे लिखा आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। फिर कहता है कि ये जो हैव है, हैव के बगल में अगर इन्फिनिटिव का प्रयोग हो जाए तो फोर्स्ड एक्शन, यानी कि दबाव में किया जाने वाला कार्य दर्शाने के लिए किया जाता है। यानी कि आप हैव बोलते हो और हैव के बाद अगर आप टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो इससे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा आपको करना ही करना है, एकदम मत्थे हैव के करना है तो करना है। लाइक आई हैव टू वर्क हार्ड, मतलब करना ही करना है। शी हैड टू लीव हर जॉब, छोड़ना है तो छोड़ना पड़ा तो छोड़ना ही पड़ा ये। फिर कह रहा है ये जो बी है, बी के अंदर क्या क्या है, तो बी है ही, इज, एम, आर भी है, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म में सारा आता है। बी आपका बेस फॉर्म है। वाज, वर सेकेंड फॉर्म में आता है। बीन आपका थर्ड फॉर्म में आता है। ओके, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में प्रयोग देखिए। अगर कोई कह रहा है कि आई एम अ डॉक्टर, यहाँ पर एम क्या है, ये मेन वर्ब है। लेकिन कोई कह रहा है कि ही वॉज वर्किंग हार्ड, तो वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है और वर्किंग हमारा मेन वर्ब है। ही हैज़ बीन टू लंदन, यहाँ पर बीन हमारा मेन वर्ब है, हैज़ हमारा हेल्पिंग। तो ये मैंने आपको पढ़ के तो बता दिया, मैं आपको थोड़ा समझा भी देता हूँ। जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे होंगे उनको थोड़ा समझा भी देता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर था कि प्राइमरी ऑक्सिलरी, यही था ना, प्राइमरी ऑक्सिलरी, सही, ओके, वर्ब्स, जिसके अंदर आपने 3 आइटम देखे। ये डू है, तो जब भी आप डू की बात करेंगे तो डू में क्या होगा कि डू तो होगा ही, डज भी होगा और डिड भी होगा। ओके, अब और भी फॉर्म बदलेंगे तो चलो इसका डन भी हो गया, वैसे तो आपका डूइंग भी हो जाएगा, फॉर्म बदलते जाएंगे।
तो मेन हम बात करें तो डू डज डिड तक आपको ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में दिखाई देगा। अभी हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। उसके बाद अगर मैं हैव की बात करूं तो हैव के अंदर आपका एक हैव है, उसके बाद हैज़ है और हैड है, ये भी आपका हेल्पिंग वर्ब के अंदर काम आएगा। फिर अगर मैं बी की बात करूं तो बी के अंदर एक तो एज आर एम आपको मिलेगा, एज आर एम मिलेगा, आपको पास्ट में वाज वर्ब भी मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा। उसके बाद आप बी कहीं पर आपको बीन के रूप में भी दिखाई देगा, दिखाई देने को बीइंग के रूप में भी दिखाई देगा, अकेला बी भी है, ये सब भी है। बट इंसान एज आर एम वाज वर्ब तक इतने में काफ़ी ज़्यादा बात करता है। ये सब अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ यहाँ तक बात करेंगे, इसलिए मैं इसको अभी हटा देता हूँ। ये अब यहाँ पर बात क्या कही जा रही है कि ये दो काम करते हैं, मतलब इनको आप हेल्पिंग वर्ब्स बना सकते हो। जब आप हेल्पिंग वर्ब्स बनाओगे इनको तो ऑफ कोर्स इनके बगल में कोई ना कोई मेन वर्ब होगा, तभी तो हेल्पिंग वर्ब होगा। यानी कि अगर एक सेंटेंस बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कि आई, और यहाँ मैं डू लिखता हूँ और यहाँ मैं अगर नॉट लगा दूँ कि आई डू नॉट गो टू मार्केट डेली। अब बहुत ध्यान से देखो तो गो क्या है, गो आपका मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है। तो फिर ये डू क्या है, डू आपका हेल्पिंग वर्ब है, उसके बगल में नॉट लगा है, तो यहाँ पर आपका जो डू है वो हेल्पिंग वर्ब है, तो ये डू हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। अब है कि जब भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो बगल में एक मेन वर्ब होना चाहिए। अगर मैं डू हटाकर हैव की बात करूँ, मैं कहता हूँ कि आई हैव ईटन फूड। अगर मैं हैव की बात करूँ तो यहाँ पर ईटन हमारा मेन वर्ब है, ओके, लेकिन इससे पहले ये जो हैव देख रहे हैं ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो आपने डू को भी हेल्पिंग वर्ब में देख लिया, हैव को भी हेल्पिंग वर्ब में देखा। ऐसे आप हैज भी देख सकते हैं। अगर आपने बोला कि शी हैज़ बिन कुकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो काफ़ी लंबे समय से खाना पका रही है, तो आपका कुकिंग जो है वो आपका मेन वर्ब है। लेकिन ये जो आप हैज़ देख रहे हैं ये क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब। बगल में बीन भी लगा हुआ है, बट अभी हम सिर्फ हैज़ की बात कर रहे हैं, ये आपका एक हेल्पिंग वर्ब है। अगर आप हैड की बात करो कि ही हैड ईटन फूड बिफोर आई वेंट देयर, तो यहाँ पर जो आप ईटन देख रहे हो ये आपका मेन वर्ब है, ओके, और ये जो हैड आप देख रहे हो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो कहने का मतलब है कि जितना आपने ऊपर आइटम देखा है ये सब हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम आते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये मेन वर्ब के रूप में भी काम आते हैं? यहाँ पर कई लोग आप में से नहीं जानते होंगे, तो ये काम आते हैं मेन वर्ब के रूप में। कब काम आएगा? ये जितने भी स्टेट ऑफ बीइंग है, मैं कई बार समझा चुका हूँ कि जब कोई एक्शन ना हो, स्टेट ऑफ बीइंग हो। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या होता है कि नो एक्शन। फिर ये क्या काम करेंगे? अगर मैं कहता हूँ कि आई एम इन द रूम, तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि एम कोई हेल्पिंग वर्ब है? अगर ये एम कोई हेल्पिंग वर्ब होता तो इसके बगल में कोई मेन वर्ब होता ना, जैसे आई एम गोइंग, आई एम कमिंग, इसमें तो कोई एक्शन नहीं है। तो फिर जहाँ पर एक्शन ना हो, यहाँ पर ये जो एम जो है, जिनको हम आगे लिंकिंग वर्ब में भी पढ़ेंगे, तो ये सब ही मेन वर्ब कहलाते हैं। सिंपल है, ओके। अगर मैं कहता हूँ कि शी इज़ अ डॉक्टर, तो आपको क्या लगता है कि इज़ क्या यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है? जी नहीं, ये मेन वर्ब है। कैसे पता चला? कभी भी जब स्टेट ऑफ बीइंग की बात हो तो जो इज आर एम वाज वर्ब है भैया, ये मेन वर्ब बन जाते हैं, क्योंकि कोई एक्शन होता नहीं है, कोई अलग से वर्ब ही नहीं है, यही एक वर्ब है, तो यही अपने आप में मेन वर्ब है। बस यही बात है, ठीक है, ये हो गया। अगर मैं इसी को स्टेट ऑफ पोजीशन कर दूं, स्टेट ऑफ पोजीशन कर दूं, तो पोजीशन का मतलब भी क्या होता है कि आपके पास क्या है, क्या था। तो यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ कि आई हैव अ कार, तो यहाँ पर हैव आपको क्या लगता है कि क्या ये हेल्पिंग वर्ब है? जी नहीं, ये आपका मेन वर्ब है, आई हैव अ कार। यहाँ पर कोई और वर्ब आपको दिखाई दे रहा है? नहीं है। अगर यही यहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि आई हैव ईटन फूड, अभी भी आपको हैव दिखाई दे रहा है। यहाँ का हैव मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ का जो हैव है वो मेन वर्ब नहीं है, वो एक हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि बगल में आपको एक मेन वर्ब दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब है कि ये जो आप आइटम्स देख रहे हैं ना भैया, ये डू डज ये सब, तो ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं और ये मेन वर्ब का भी काम करते हैं, ठीक है। ये पूरा डू से भी हेल्पिंग वर्ब सवाल बनेगा, डू यू गो टू मार्केट, डज से बनेगा, डज शी गो टू मार्केट, डिड से बनेगा, डिड शी गो टू मार्केट, और ये मेन वर्ब भी बनते हैं। लाइक आई वांट टू डू दिस, शी डजंट वांट टू डू दिस, या शी ऑलवेज डज दिस, या डिड यू डू दिस, डू आई डिड इट, डिड, ये सब ऐसे बनते हैं। हो गया जी। तो यही इस बुक में लिखा हुआ था। तो हमारा प्राइमरी जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये हो गया, दो काम करते हैं, और इसमें कुछ खास था। बाकी ये एक आइटम और था कि अगर ये जो हैव है, अगर इसके बगल में आप इन्फिनेटिव लगा देते हो, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, तो ये किस चीज़ को दिखाता है? फोर्स्ड एक्शन को दिखाता है। फोर्स्ड एक्शन की करना है तो करना है, ठीक है।
जैसे मैं आई बोलता हूँ, हैव बोलता हूँ, हैव के बगल में टू लगा दो और एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, आई हैव टू वॉश कर दो, फिर ऑब्जेक्ट लगा दो, आई हैव टू वॉश क्लोथ्स। इसका मतलब है कि जैसे आप हैव के साथ, हैव, हैज या हैड के साथ जैसे आप ये इन्फिनेटिव लगाएंगे तो फोर्स्ड एक्शन, करना है तो करना है, मुझे कपड़े धोने तो धोने। अगर मैं बोलूँ कि आई हैड, यहाँ पर ऐसे कर दूँ तो आई हैड टू वॉश क्लोथ, यानी कि मुझे कपड़े धोने थे, एकदम धोने ही थे। यही आपने सीखा है। आगे देखें, टोटल हो गया आपका। अब यहाँ पर बात है मेन वर्ब की बात है, तो देख लेते हैं मेन वर्ब को भी। आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, चाहे मॉडल वाला हो हेल्पिंग वर्ब या प्राइमरी। अब है मेन वर्ब। मेन वर्ब वे वर्ब्स जो सेंटेंस में मेन वर्ब्स के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जिनके V1, V2, V3 ING फॉर्म, SES फॉर्म वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, मेन वर्ब कहलाते हैं। जैसे ये नो है, आई नो यू, आई न्यू यू सेकेंड फॉर्म है, आई हैव नोन यू फॉर 2 years, तो ये आपका मेन वर्ब है। हालांकि नो का ING तो नहीं बनता, आपको पता है। और देख लेते हैं, मेन वर्ब वाक्य के टेंस के अनुसार विभिन्न फॉर्म्स में परिवर्तित होती है। ये जो लिस्ट है फॉर्म्स के ऊपर है, आपको ये लिस्ट कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगा। जैसे अराइज है तो अरोज, अराइजन, अराइजिंग, अराइजिंग, इतने फॉर्म्स एक मेन वर्ब के होते हैं। ये 5 तरीके से बदलते हैं। ठीक है, ये पूरी लिस्ट है, देख लीजिए, याद कर लीजिएगा। किसी में कुछ रेगुलर होते हैं, कुछ इरेगुलर होते हैं, वही है। किसी में ईडी लगेगा, किसी में EN लगेगा, यही सब दिया होगा। बाकी इसमें क्या है जो मैं आपको करा सकता हूँ, ये तो रटने वाली चीज़ें हैं। हाँ, ये मैं करा सकता हूँ, कंफ्यूजिंग पेयर। ओके, कंफ्यूजिंग पेयर लिखा हुआ है ना, जैसे एक ही तरह के वर्ड होते हैं। जैसे यहाँ पर बियर लिखा हुआ है, तो बियर, अगर बियर का मतलब है पैदा करना, ऐसे करके आपको दिखाता हूँ। अगर बियर का मतलब है पैदा करना, तो फिर इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म आपको ख्याल रखना पड़ेगा। सेकेंड फॉर्म बोर है, थर्ड फॉर्म BORN बोर्न है, स्पेलिंग देख लीजिए। लेकिन एक और वर्ड है बियर, इस बियर का मतलब है बर्दाश्त करना, इसका सेकेंड फॉर्म बोर है, थर्ड फॉर्म में BORNE है। तो फिर क्वेश्चन जब लिखा जाता है तो वहां पर कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। तो आपको ख्याल रखना है कि बियर आपके 2 हैं, एक का मतलब पैदा करना है, एक का मतलब बर्दाश्त करना है, लेकिन थर्ड फॉर्म अलग है। बर्दाश्त करने वाले में एक एक्स्ट्रा E लगा हुआ है। जैसे फॉल का मतलब क्या है, फॉल का मतलब है गिरना, तो इसका सेकेंड फॉर्म फेल है, थर्ड फॉर्म फॉलन है। लेकिन एक वर्ड ही होता है फेल, तो फेल का मतलब होता है गिराना, तो फेल का सेकेंड फॉर्म फेल्ड है, थर्ड फॉर्म फेल्ड है। तो ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग पेयर है, तो लिखने में कई बार गलत दे देते हैं। जैसे फाइंड है, फाइंड का सेकेंड फॉर्म फाउंड है, थर्ड फॉर्म फाउंड है, इसका मतलब है पाना, लेकिन एक अपने आप में फाउंड होता है। तो फाउंड अगर वर्ब है, मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, तो फाउंड का फाउंडेड होगा सेकेंड फॉर्म, फाउंडेड होगा थर्ड फॉर्म, इसका मतलब है स्थापित करना। उसी तरह से ग्राइंड है, ग्राइंड का मतलब अगर पीसना है, तो फिर इसका सेकेंड फॉर्म ग्राउंड है, थर्ड फॉर्म ग्राउंड है। लेकिन पहले से अगर फर्स्ट फॉर्म ही ग्राउंड है, तो फिर ग्राउंड का फिर ग्राउंडेड, ग्राउंडेड होगा, इसका मतलब कुछ और है, जमीन पर लाना या उड़ान भरने में पाबंदी लगाना। हैंग का मतलब हैंग्ड, हैंग तब होगा जब फांसी पर चढ़ाना है, तब तो सेकेंड फॉर्म भी हैंग्ड है, थर्ड फॉर्म भी हैंग्ड है। लेकिन अगर हैंग का मतलब कोई टांगना, कपड़े टांगना, लटकाना है, फिर वो हंग और हंग होगा, तो ये भी ख्याल रखिए। लाई मतलब अगर झूठ बोलना है तब तो लाइड, लाइड होगा, लेकिन वही लाई सेम स्पेलिंग है, उसका मतलब अगर लेटना है तो फिर ले हो जाएगा सेकेंड फॉर्म, लेन हो जाएगा थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर ले है, ले का मतलब किसी चीज़ को, टेबल वगैरह को रखना या किसी चीज़ को लेटाना, तो उसका लेट होगा, लेट होगा। तो इस पे मैं आपको कुछ दिखाता हूँ एग्जाम्पल्स, और यहीं तक हम वीडियो को अभी करेंगे। यहाँ पर देखिए, जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा है बियर, तो अगर बियर का मतलब पैदा करना है तो सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म बियर है, सेकेंड फॉर्म बोर है, थर्ड फॉर्म बोर्न है। जैसे कि व्हेन अ वुमन बियर्स अ चाइल्ड शी गिव्स बर्थ टू हिम और हर, अगर कोई जन्म देता है, बच्चा पैदा करता है, तो फिर आप ऐसे बोलेंगे शी बोर अ चाइल्ड येस्टरडे, तो बियर का सेकेंड फॉर्म बोर हो गया। ओके, यहाँ पर ये इसका ख्याल रखना है। शी हैड बोर्न 6 चिल्ड्रेन बाय द टाइम शी वॉज 30, तो ये आपका जन्म देने वाला हो गया। और अगर बेयर का मतलब है कि टू बी एबल टू एक्सेप्ट एंड डील विद समथिंग अनप्लेजेंट, अगर आप किसी चीज़ को बर्दाश्त करते हैं, तो फिर उसका सेकेंड फॉर्म क्या है, आपने यहाँ पर देखा है कि अगर ये बर्दाश्त करना है तो बोर भी तो ठीक ही है, सेम है, लेकिन बोर्न में ई का फर्क पड़ जाएगा, ऐसे आप देख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, देख लीजिए। जैसे कि लिखा है कि द पेन वॉज ऑलमोस्ट मोर देन ही कुड बियर, अब पेन को बियर नहीं कर पा रहे हैं या किसी सिचुएशन को बियर नहीं कर पा रहे। वैसे ही फॉल है,
तो फॉल का मतलब ज़मीन पर गिरना भी होता है, तो फॉल फेल फॉलन है, जैसे कि ही फेल ऑफ द लैडर ऑन टू द ग्रास, यानी कि वो सीढ़ी से गिर गया ग्रास पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ही फेल है। हर फादर फेल इनटू द सी आफ्टर अ मैसिव हार्ट अटैक, एक बहुत बड़ा हार्ट अटैक हुआ तो उसके जो पिताजी है वो समुद्र में गिर गए। द प्रिंस हैज़ अगेन फॉलन फ्रॉम हिज हॉर्स, घोड़े से फिर वो गिर चुका है। तो ये आप देख रहे हैं, लेकिन यही फॉल का एक फेल है, मतलब फेल फर्स्ट फॉर्म है। तो अगर फेल फर्स्ट फॉर्म है तो इसका सेकंड फॉर्म फेल्ड होगा, थर्ड फॉर्म फेल्ड होगा। और इसका मतलब ज़्यादातर इसका मतलब होता है पेड़ वेड़ को काट करके गिरा देना, जो फेल है। हिंदी में तो गिराना लिखा है, स्पेशली पेड़ के लिए होता है कि इफ ट्रीज आर फेल्ड दे आर कट डाउन। तो कह सकते हैं कि बैडली इन्फेक्टेड ट्रीज शुड बी फेल्ड एंड बर्न्ड, यानी कि उनको गिरा दिया जाना चाहिए और जला दिया जाना चाहिए। अ ग्रेट नंबर ऑफ ट्रीज वर फेल्ड, तो खासकर पेड़ के लिए यूज होता है, उनको गिरा दिया गया टू प्रोवाइड स्पेस फॉर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग के लिए स्पेस देने के लिए। इफ़ यू फेल समवन, दूसरा होता है कि अगर आप किसी को नॉक करते हो, मतलब किसी फाइट वगैरह में अगर आप उसे नॉकआउट कर देते हो, वहाँ भी आप फेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप ब्लो ऑन द फोरहेड विच फेल्ड हिम टू द ग्राउंड, मतलब कि अगर आप किसी को मार कर गिरा देते हो तब भी आप फेल का इस्तेमाल करो, कि आई पंच्ड हिम एंड फेल्ड हिम, तो फेल का फेल्ड हो गया। दो जगह, मतलब पेड़ काटने में भी फेल का इस्तेमाल करेंगे, आई फेल्ड द ट्री, और किसी को मार कर नीचे आप जमीन पे गिरा दो, वो भी फेल है। ही इवेंचुअली फेल्ड हिज अपोनेंट विद अ पंच टू द हेड, तो ही फेल्ड हिज अपोनेंट, फेल्ड का मतलब गिरा दिया उसने अपने प्रतिद्वंदी को, विद अ पंच टू हेड, सर पे पंच मारा, गिरा दिया। फाइंड है, तो फाइंड का फाउंड होता है आपका, ओके। तो ये क्या होता है, कुछ खोजने के लिए, कुछ पाने के लिए, लाइक डिड यू फाइंड द पेन यू लॉस्ट, ऐसे, या द पुलिस ऑल्सो फाउंड अ पिस्टल। लेकिन अपने आप में अगर फाउंड आ जाए तो फाउंड का मतलब क्या, स्थापना करना है, कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह का है। तो यहाँ पर क्या है कि द म्यूजियम वाज फाउंडेड, तो ये फाउंडेड होगा कि इसका स्थापना किया गया। तो यही सब ख्याल रखना है, ओके। वर्ड से द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी was founded in Bradford on January 13, 1893. The business founded by Don and Nigel suffered financial setback. तो founded का मतलब कि उसका स्थापित किया गया। जैसे ग्राइंड है, ग्राइंड का मतलब अगर पीसना है तो फिर तो उसका ग्राउंड और ग्राउंड हो जाएगा। मशीन में पीसना है कुछ भी, लाइक आप कह सकते हैं कि व्हीट इज ग्राउंड इनटू फ्लोर। और एक अपने आप में ग्राउंड वर्ड है, फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब क्या होता है कि या तो विमान आदि का भूग्रस्त रहने या उड़ान न भरने के लिए बात होना, यानी कि आप क्या करते हो, आप एग्जाम्पल देके बताता हूँ कि लिखा है कि बिकॉज ऑफ बैड वेदर ऑल फ्लाइट्स वर ग्राउंडेड, तो फ्लाइट्स वर ग्राउंडेड, तो यहाँ ग्राउंड ऐसा नहीं कि पीस दिया गया, यहाँ मतलब है कि उसको ज़मीन से उड़ने नहीं दिया गया, उसको ग्राउंडेड कर दे कि उड़ेगा नहीं वो, ये बैड वेदर, ओके। और एक ग्राउंड, इसी ग्राउंड का एक और मतलब होता है कि किसी बच्चे वगैरह को आप पनिश करते हो, बाहर जाने से रोकते हो। जैसे कि ये भी प्लेन वाला है कि ऑल ऑफ देयर प्लेन्स हैव बीन ग्राउंडेड, सारे प्लेन्स को भाई ज़मीन पे रखा गया, उड़ने से रोक दिया गया है। इफ़ यू डोंट कंप्लीट योर होमवर्क आई विल ग्राउंड यू। अब बच्चे से कह रहे हो कि अगर भाई तू होमवर्क नहीं करेगा तो आई विल ग्राउंड यू, मतलब मैं तुझे बाहर नहीं जाने दूंगा। बाहर जाने से रोकते हो, उसको ग्राउंड कर देते हो, उसको बंद कर देते हो। हिज पेरेंट्स ग्राउंडेड हिम फॉर 2 weeks फॉर स्मोकिंग, वो स्मोकिंग कर रहा था तो पनिश करने के लिए उसको ग्राउंड कर दिया, यानी कि उसे बाहर नहीं जाने दिया। तो बाहर जाने से आप बच्चे को रोकते हो पनिशमेंट के रूप में, तो आप ग्राउंड फर्स्ट फॉर्म है उसका, ग्राउंडेड आप इस्तेमाल करेंगे। नहीं तो हवाई जहाज वगैरह को आप उड़ने से रोक कर लेते हो, ग्राउंडेड कर देते हो, तो वहाँ पर ग्राउंड ग्राउंडेड ऐसे यूज होता है। लेकिन पीसना है तो ग्राइंड ग्राउंड। हैंग, अगर आपको फांसी देना है तब तो हैंग्ड होगा। यहाँ पर साफ लिखा है टू किल somebody या yourself by putting a rope around the neck and allowing the body to drop downwards। ये जैसे कि he was hanged for murder, उसको हैंग कर दिया गया। लेकिन अगर आप कुछ टांगते हो तो फिर हंग का इस्तेमाल करना होगा। They saw a young woman came out of the house to hang clothes on line, कपड़ा टांगना चाहती थी तो she hung the clothes हम बोलेंगे, उसने कपड़े को टांगा। She hanged the clothes नहीं बोलेंगे। लाई मतलब अगर झूठ बोलना है तब तो आप लाइट करेंगे कि ही लाइड अबाउट हिज एज इन ऑर्डर टू ज्वाइन द आर्मी, उसने अपने उम्र के लिए झूठ बोला। आई टोल्ड अ लाई, मैंने झूठ बोला। व्हेन आई सेड आई लाइक्ड हर हेयर कट, जब मैंने कहा कि मैं तुम्हारे हेयर कट पसंद करता हूँ तो मैंने झूठ बोला। लेकिन अगर लाई का मतलब लेटना है तो फिर लाई का सेकेंड फॉर्म ले होगा। जैसे कि मैं लेटा तो आई ले होगा, आई ले डाउन। मैं लेट चुका हूँ तो आई हैव लेन होगा, इस तरीके से, ठीक है। जैसे कि ही वॉज लाइंग ऑन माई बेड, वो बेड पे लेट रहा था, ही ले डाउन, वो नीचे लेट गया। लेकिन एक वर्ड ही ले आता है, LAY ले आता है। इस ले का सेकंड फॉर्म लेड है, थर्ड फॉर्म लेड है। इसका मतलब होता है किसी चीज को ऐसे रख देना, बिछा देना। आप कहते हो कि व्हेन अ फीमेल बर्ड लेज इन एग, या अंडा वगैरह देना भी ले में आता है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि क्या लिखा कि ही लेड द चाइल्ड जेंटली डाउन ऑन हर बेड, उसने बेड पे बच्चे को लिटा दिया। तो ले मतलब लिटाना, सेकेंड फॉर्म उसका लेड होगा।
ले अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर ऑन द फ्लोर, भाई फ्लोर पे एक न्यूज़पेपर को बिछा दो। फ्रीजिंग वेदर इन स्प्रिंग हैम्पर्ड द हैंस एबिलिटी टू ले, और जो मुर्गी वगैरह जो वो अंडे देती है वो भी ले करती है, एग्स को ले करती है, तो वहाँ पर अंडे का भी यहाँ पर है, तो दोनों का एक ही है, ले लेड लेड। तो बस यही था दोस्तों, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। आगे हम अभी हमारा ये रह गया है, इसको हम आगे देखेंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं कर सकता। उसके बाद और भी है कुछ, जैसे प्रैक्टिस प्रैक्टिस मतलब कन्फ्यूजन वाले वर्ड्स है, ये जैसे हम कंप्लीट करेंगे मुझे लगता है कि अगले चैप्टर में ये कंप्लीट करा दूंगा बस। उसके बाद हमारा स्पोर्टिंग एरर का एक वीडियो बनेगा, बस इतना ही होगा गाइस, फिर हमारा वर्ब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, सी यू इन अनदर एपिसोड, थैंक यू गाइस।